दोस्तों आपने कई लोगों को क्लासिक वर्ड का यूज करते हुए सुना होगा कि ये मेरे दादाजी की एक क्लासिक घड़ी है या फिर ये मूवी तो एक क्लासिक थी। इस वर्ड क्लासिक का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? आप अगर गूगल में जाके सर्च करेंगे तो आप देख पाएंगे कि क्लासिक का सीधा सा मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत प्रतिष्ठित है या रेप्यूटेड या डिग्निफाइड है। और एकेडमिक्स के केस में बात करें तो क्लासिक इज रिलेटेड टू एंशिएंट ग्रीक एंड लेटिन लिटरेचर, आर्ट और कल्चर। अब आपके सामने दो फोटोज आ रही होंगी। एक फोटो आपकी पुराने जमाने की क्लासिक डेकोर की फोटो है एंड दूसरी फोटो उस ही क्लासिक स्टाइल को एक नए स्टाइल से प्रेजेंट किया गया है, उस डेकोर की फोटो है। इस टाइप की फोटो को या इस टाइप की स्टाइल को जहां पे क्लासिकल थीम या क्लासिकल लिटरेचर को कोई भी फॉलो करता है नए स्टाइल को यूज करते हुए, उसको हम लोग नियो क्लासिकल या नियो क्लासिसिज्म कहते हैं। हमारी आज की वीडियो है नियो क्लासिसिज्म के ऊपर, क्योंकि हमारे लिटरेचर में अब बहुत ही नए कॉन्सेप्ट्स आने लगे हैं। इज्म्स ऑफ लिटरेचर बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं फ्रॉम पोस्ट मॉडर्न एंड मॉडर्न वर्ल्ड। तो हम लोग ये सीरीज स्टार्ट करेंगे जहां पे हम लोग लिटरेचर में आने वाले कई इज्म को डील करेंगे और आज की हमारी वीडियो होने वाली है और नियो क्लासिसिज्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो नियो क्लासिज्म की अगर हम लोग बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, विच इज नियो जिसका मतलब होता है न्यू एंड क्लासिसिज्म जो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो इसका मिला के जो मतलब निकलेगा वो होगा कि समथिंग डिस्टिंग्विश्ड एंड ऑफ हाई रैंक बट इन अ न्यू स्टाइल। एक ऐसी स्टाइल या ऐसा कॉन्सेप्ट जो क्लासिकल्स को फॉलो करता है लेकिन अपनी यूनिक नई स्टाइल के साथ। अब अगर हम लोग नियो क्लासिकल मूवमेंट की बात करते हैं तो इसका जन्म हुआ था आपके रोम में। लेकिन ये जो आपका नियो क्लासिकल मूवमेंट है सिर्फ लिटरेचर से ही नहीं लिमिटेड है। ये जो मूवमेंट है आपको बहुत सारी और फील्ड्स के अंदर भी देखने को मिलता है, जैसे विजुअल आर्ट्स के अंदर, आर्किटेक्चर के अंदर, थिएटर के अंदर, म्यूजिक के अंदर। आपने जो फोटो देखी अभी इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर कि आजकल की डेट में न्यू क्लासिकल डेकोर लोग करना बहुत पसंद कर रहे हैं कि इस टाइप के क्लासिकल पुरानी स्टाइल की तरह उनका घर दिखना चाहिए बट इन अ न्यू स्टाइल। तो वो भी एक न्यू क्लासिकल स्टाइल है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि आपका ये जो नियो क्लासिकल मूवमेंट था, इट कोइंसाइडेड विद द 18th सेंचुरी ऑफ एज ऑफ एनलाइटनमेंट। एंड जैसे जैसे आपका नियो क्लासिसिज्म खत्म होता है आपका रोमांटिसिज्म स्टार्ट हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि आपका नियो क्लासिसिज्म कोइंसाइड करता है आपका एज ऑफ एनलाइटनमेंट से। तो इसी बात से हम लोग इसकी थोड़ी सी टाइमलाइन समझ लेते हैं। आपकी नियो क्लासिसिज्म मूवमेंट की जो टाइमलाइन है जो आपको याद रखनी है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, 1660 टू 1798। अब ये डेट देख के आपको कुछ बातें क्लियर हो गई होगी कि जैसे ही आपका रेनाइसा खत्म हुआ आपका न्यू क्लासिसिज्म स्टार्ट हो गया, एंड न्यू क्लासिसिज्म जैसे ही खत्म हुआ आपका रोमांटिक एरा स्टार्ट हो गया। तो आपको याद रखना है कि आपका रेनाइसा पहले आया, फिर न्यू क्लासिसिज्म आया एंड देन आपका रोमांटिक फिर से स्टार्ट हो गया। आर और आर के बीच में न्यू क्लासिसिज्म की जो सैंडविच है वो बन रही है। ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ओके, कि इससे पहले आया रेनाइसा और इसके बाद आया आपका रोमांटिसिज्म, ओके। अब ये जो हमारा इतना लंबा पीरियड चलता है उसमें हमारे ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर आ जाती हैं तीन एजेस जो अगेन आपको याद रखनी है। पहली एज है आपकी रेस्टोरेशन एज, देन है आपकी ऑगस्टन पीरियड एंड देन आता है आपका एज ऑफ जॉनसन। तो जैसा कि हम लोग ने पहले देखा कि एनलाइटनमेंट एज को ये कोइंसाइड करता है, एंड आप सबको पता होगा कि एनलाइटनमेंट एज के अंदर लॉजिक और रीजन की बहुत ज्यादा बात हो रही थी। अब भाई रेनाइसा के टाइम पे इतना लॉजिक और रीजन पे बात नहीं होती थी, वहां पे ह्यूमन कैपेबिलिटीज पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया जाता था। पर जैसे ही आपका एनलाइटनमेंट एज आती है, एनलाइटनमेंट मतलब आपका दिमाग खुल गया, लॉजिक काम करने लगा, ओके। अगेन एक पॉइंट जो समझने वाला है कि आपका ये जो नियो क्लासिकल पीरियड है उस टाइम पे आपको पॉलिटिकल अपहीवल्स मतलब पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा देखने को मिले, क्योंकि उस टाइम पे 8 मोनार्क्स ने अपने थ्रोन को बदला। आप सोचिए कि आप अगर 5 टाइम के टेन्योर में अपनी सरकार को चूज करते हैं एंड 5 साल के लिए, एंड उस 5 साल में 8 बार आपकी सरकार बदलती है, तो आप समझ पा रहे हैं कि उस टाइम का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा या लोग किस तरीके से परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हर इंसान अपना एक नया रूल लेके आ जाएगा।
तो इसी तरीके से आपका जो नियो क्लासिकल लिटरेचर है, अगर हम लोग लिटरेचर की बात करें तो वो क्लासिकल रूल्स को बहुत ज्यादा फॉलो करता है। ये बात तो हम लोग ने बहुत अच्छे से समझ ली है कि नियो क्लासिकल कॉन्सेप्ट या नियो क्लासिकल राइटर्स वही लोग हैं जो क्लासिक्स या पुराने जमाने के एंशिएंट मास्टर्स को फॉलो कर रहे हैं और आज के जमाने के राइटर्स को वो लोग पसंद नहीं करते हैं और उनको भी ये सलाह देते हैं कि आपको क्लासिकल राइटर्स को फॉलो करना चाहिए। ओके, तो इससे हम लोग को एक बात समझ में आती है कि जो भी इंसान क्लासिक्स को फॉलो करेगा उसके काम में बहुत ज्यादा ऑर्डर होगा, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी होगी एंड वो स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा फॉलो करेंगे। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारी फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान या एक ऐसी फैमिली होती है जो बहुत ही ज्यादा क्लासिक्स या पुराने जमाने के टाइम को फॉलो करती है एंड आज के जो मॉडर्न जितने भी बच्चे हैं, मॉडर्न जनरेशन है, उनको वो पसंद नहीं करती हैं एंड उनको टोका जाता है, ताने मारे जाते हैं कि हमारे जमाने में तो ये था, आजकल तो क्या बेकार चीजें होती हैं। तो इस बात से आप रिलेट करते हुए चलेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब क्योंकि वो पुराने जमाने के लोग आपको टोकते हैं और बहुत ज्यादा आपको ताने देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सटायर, व्यंग्य करना, जो आपके न्यू क्लासिकल लिटरेचर के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि इस टाइम पे जो करंट राइटर्स थे या करंट इंसान के इश्यूज के ऊपर बहुत व्यंग्य कसा गया है। ओके, आगे देखिए। In direct opposition to Renaissance attitudes where man was seen as basically good, the neoclassical writers portrayed man as inherently flawed. आपके घर में कोई भी एक ऐसा रिश्तेदार जो पुराने जमाने के ख्यालात का है, वो आपके ऊपर जरूर कोई ना कोई व्यंग्य कसता रहेगा। तो ये जो नियो क्लासिकल या एनलाइटनमेंट एज थी, उसके जितने भी राइटर्स थे, वो करंट राइटर्स को या एक इंसान को एक ऐसा इनहेरेंटली फ्लॉड समझते थे। लेकिन रेनाइसा के टाइम पे इंसान की बड़ी इज्जत थी कि भाई ह्यूमन कैपेबिलिटीज आर द बेस्ट काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज एंड एक इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। लेकिन एनलाइटनमेंट एज आते आते ये जो एटीट्यूड है वो बदल चुका था और इंसान की कोई इज्जत नहीं रह गई थी। ओके, तो जो जितने भी न्यू क्लासिकल राइटर्स थे वो बात करते थे कि एक राइटर के काम में रेस्ट्रेंट होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए। ओके, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। दिस वाज अ टाइम व्हेन कंजर्वेटिज्म फ्लोरिश्ड इन बोथ पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर। आप बहुत अच्छे से मेक आउट अप कर पा रहे होंगे कि जो क्लासिकल लोग होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं। आपके जमाने में या आज के भी जमाने में हम लोग देखते हैं कि किसी भी लड़की की शादी होती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसके ससुराल वाले कहीं बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव तो नहीं है कि हमारी लड़की को बाद में सटायर जिस पे करेंगे या व्यंग्य कसेंगे उसके कपड़ों के ऊपर या उसकी आदतों के ऊपर। तो जो भी क्लासिकल रूढ़िवादी लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं एंड ये आपके नियो क्लासिकल एज में भी देखा गया है। ओके, आगे लिटरेचर की और बात करें तो हमारा जो लिटरेचर है क्लासिकल स्कूल का, जैसा कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सटायरिकल है। इस टाइम पे आपको याद रखना चाहिए एक जो जॉनरा बहुत ज्यादा फेमस हुआ था वो था सटायरिकल प्रोज या सटायरिकल पोएट्री। जो न्यू क्लासिकल एज में सटायरिकल काइंड ऑफ वर्क बहुत ज्यादा, एसेज लिखे जा रहे थे एंड पोएट्री लिखी जा रही थी एंड प्रोज बहुत ज्यादा फेमस हुआ था जो कि सटायरिकल था। तो यहाँ पे इंटेलेक्ट की ज्यादा बात की जाती है rather than सोल और इमोशंस। आपने टीएस इलियट का जो यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी देखा होगा तो आपने उस कॉन्सेप्ट में समझा होगा कि मेटाफिजिकल राइटर्स के बाद हमारे जो टीएस इलियट है वो कहते हैं कि जो नियो क्लासिकल राइटर्स आए और जो रोमांटिक राइटर्स आए उनके काम में उनको डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी मतलब कि सेपरेशन ऑफ सेंसिबिलिटी देखने को मिलती है। नियो क्लासिकल राइटर्स में आपको सिर्फ इंटेलेक्ट या बुद्धि ही ज्यादा डोमिनेट करते हुए दिखाई देगी एंड रोमांटिक राइटर्स के काम में आपको फीलिंग्स एंड इमोशंस की बहुत ज्यादा डोमिनेशन देखने को मिलता है। दोनों का अमेलगमेशन साथ में देखने को नहीं मिलता है। तो न्यू क्लासिकल एज आपकी सटायर की एज है जहां पे बुद्धि पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। सटायर ऑन अरिस्टोक्रेटिक लाइफ बिकेम द मेन सब्जेक्ट फॉर पोएट्री। इस टाइम पे जो सटायर किया जा रहा था वो किन लोगों पे किया जा रहा था? आम इंसान के ऊपर नहीं, अरिस्टोक्रेटिक लोगों के ऊपर, इलाइट लोगों के अंदर। इसका बेस्ट एग्जांपल आप पोप के रेप ऑफ लॉक से देख सकते हैं कि कैसे एक अमीर लोग जब तैयार होते हैं तो इस तरीके से उसको दिखाया गया एक हेरोइज्म की तरह की वो जैसे जंग पे लड़ने जा रहे हो। एक छोटी सी छोटी बात को लेके वो कितना बड़ा बतंगड़ बना देते हैं, उस बात पे सटायर किया गया है। तो आपको ये बातें, ये पॉइंट्स कनेक्ट करना है और याद रखना है। ओके,
Neoclassicism laid more emphasis on artistic craftsmanship than on emotional fervor. ये पॉइंट बार बार अलग अलग सेंटेंसेस या वर्ड्स के थ्रू रिपीट हो रहा है कि इस टाइम पे आपका लॉजिक, रीजन, इंटेलेक्ट और आर्टिस्टिक स्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है रादर देन योर फीलिंग्स और इमोशंस। तो ये पॉइंट अभी तक आपके दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए। ओके, अब ये जो हम लोग ने पॉइंट्स देखे, कोई भी जो एज होती है वो फ्लरिश होती है तो कभी ना कभी डिक्लाइन भी होती है। तो आपकी ये जो न्यू क्लासिकल एज है 1798 में, ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे आया आपका वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेड्स। जैसे ही ये पब्लिश हुआ, जो लोगों की, राइटर्स की जो थीम थी, जो उनका लिखने का तरीका था, वो इंटेलेक्ट से शिफ्ट होता होता फीलिंग्स की टुवर्ड्स चला गया एंड हेंस न्यू क्लासिसिज्म का वहीं पे अंत हो गया। ओके, एंड उसके बाद से आप सबको पता है कि फीलिंग्स, इमोशंस, नेचर के बारे में बहुत ज्यादा लिखा जाने लगा। तो अगर एक मिनट में हम लोग सारी बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे नियो क्लासिसिज्म के? इन्फ्लुएंस ऑफ मटेरियलिज्म देखने को मिलता है, डिसरिगार्ड फॉर फीलिंग्स एंड इमोशंस हम लोग को देखने को मिलता है, इमिटेशन ऑफ क्लासिक्स जो बेसिकली नियो क्लासिसिज्म का कोर वैल्यू है कि वो सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं किसको? क्लासिक्स को। यूज्ड अल्यूजन्स फॉर द क्लासिक। अब आपको अल्यूजन, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको अल्यूजन वर्ड का मीनिंग बाय नाउ क्लियर होना चाहिए क्योंकि हम लोग ने लिटरेरी डिवाइसेस की सीरीज में इसको कवर कर लिया है। अल्यूजन का मतलब होता है रेफरेंस लेना। तो जितने भी हमारे नियो क्लासिकल राइटर्स थे, क्लासिक्स का बहुत ज्यादा रेफरेंस या उनकी राइटिंग स्टाइल का बहुत ज्यादा रेफरेंस यूज करते थे। ओके, एम्फसाइज्ड कॉमन सेंस एंड लॉजिक। यहाँ पे आपके, जैसा कि हम लोग ने पहले भी देखा कि फीलिंग्स की बात नहीं की गई है, कॉमन सेंस, लॉजिक एंड रीजन पे बात की गई है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यूज ऑफ न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस, यूज ऑफ हेरोइक कपलेट्स। अब आपको इस एज के लिटरेचर में सिर्फ सटायरिकल प्रोज नहीं याद रखना है, जो पोएट्री लिखी गई थी वो किस बेसिस पे लिखी जा रही थी? हेरोइक कपलेट्स। अगर आपको एंशिएंट राइटर्स की राइटिंग याद होगी तो वो लोग हेरोइक कपलेट्स के ऊपर, हेरोइक एंड एपिक पोएट्री को बहुत ज्यादा लिखा करते थे। तो उनकी अगर कॉपी हो रही है तो हेरोइक कपलेट्स भी इस टाइम का एक मेन एलिमेंट बन जाता है। ओके, न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस। आपके अलेक्जेंडर पोप आए थे, उन्होंने बहुत सारे एसेज लिखे, एसे ऑन मैन, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, जिसकी बहुत सारी अच्छी इंपॉर्टेंट टर्स लाइंस जो हम लोग को मिलती हैं वो उस टाइम पे हम लोग को देखने को मिली थी। देन रियलिस्टिक एंड लॉजिकल रादर देन इमेजिनेटिव। बहुत वही बात अगेन बोली गई है कि रियलिस्टिक कंटेंट ये लोग लिखते हैं, लॉजिकल होता है, इंटेलेक्ट को टच करता है, इमेजिनेटिव नहीं होता है। यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज इन कंपैरिजन टू रेनाइसा। अब अगर हम लोग रेनाइसा की बात करें, ध्यान दीजिएगा, जो आर हम लोग ने बात की थी कि रेनाइसा पहले आता है, RE न्यू क्लासिकल बाद में आ रहा है एंड देन आपका रोमांटिक आ रहा है। अब इस एज की जो लैंग्वेज थी वो थोड़ी सी हम लोग को डिफिकल्ट देखने को मिलती है। न्यू क्लासिसिज्म में या एनलाइटनमेंट तक आते आते आपकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी मॉडरेट हो जाती है। ओके, एंड आपके रोमांटिक एरा में जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं तब तो बिल्कुल ही आपके वर्ड्सवर्थ ने कह दिया था कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज यूज की जाएगी जो हर एक ऑर्डिनरी इंसान को समझ में आए। तो लैंग्वेज किस टाइप की आ रही है ये भी आपको याद रखना है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेम्स देख लेते हैं। अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, जॉन ड्राइडन, डैनियल डीफो, जॉन मिल्टन, थॉमस ग्रे एंड रिचर्ड स्टील हमारे नियो क्लासिकल एज के, वो जो 3 एजेस बताई थी वो उसके अंदर कहीं ना कहीं ये लोग फॉल करते हैं एंड ये लोग न्यू क्लासिकल राइटर्स कहे जाते हैं या फिर इनके काम में आपको वो थीम देखने को मिल जाएगी। सो दैट वाज इट फॉर न्यू क्लासिसिज्म। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड विद दैट आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज ऑफ इज्म्स इन लिटरेचर, क्योंकि हम लोग ने जो अपना लेटेस्ट एग्जाम देखा उसमें सरलिज्म, रियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, बहुत सारे इज्म्स पूछे जा रहे हैं एंड क्योंकि हमारे लिटरेचर का अब जो कन्वेंशनल स्टाइल था वो अनकन्वेंशनल हो गया है, बहुत ही अलग टाइप की चीजें, असर्शन एंड रीजन से बहुत इन डेप्थ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप इन सारे इज्म्स एंड मूवमेंट को बहुत अच्छे से समझें जो हम लोग आगे देखते चले जाएंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो बहुत ही कम समय में, तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा सो दैट आई कम टू नो हाउ यू पीपल आर रिसीविंग दिस कंटेंट एंड व्हाट एग्जैक्टली यू पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। So I will meet you up next in yet another video. Until then, bye and take care.